स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हमारा जेटेट लेवल 2 का प्रैक्टिस सेट 11 चलेगा। ये सोशल स्टडी से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों सोशल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11वां करेंगे। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो भी नए जुड़े हुए हैं व्यूवर्स और हमारे आगे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट लेवल 2 का जो सोशल स्टडी से संबंधित है उसे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो 11वां है। और यहाँ पे आपका शुरू होता है बाल विकास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बालकों को सीखने यानी अधिगम में रुचि उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन है मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है एक ही विषय को बहुत देर नहीं पढ़ाकर समय अनुसार विषय में परिवर्तन करना चाहिए ताकि बच्चों की चंचलता संतुष्ट हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं और तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उसके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसके जो सीखने का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था, वो भी अलग अलग स्तर का होना चाहिए। ये आपका सही है। दूसरा है एक ही विषय को बहुत देर नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है और बच्चों में जो चंचलता की भावना होती है वो संतुष्ट नहीं हो पाती। इसलिए एक विषय को बहुत देर ना पढ़ाकर बदल बदल कर पढ़ाना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है आपका बालकों की जो परिस्थिति होती है व्यवस्था एवं पाठ को जीवन से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बालक का जो स्थिति होती है, सिचुएशन होता है, वो क्या करना चाहिए, व्यवस्था एवं पाठ को उसके जीवन से या सामाजिक जीवन से, वास्तविक जीवन से जोड़कर ही शिक्षा को प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे व्यवहारिक बने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा में चित्रों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? देखिए ऑप्शन है शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जब आवश्यकता हो तभी चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब आवश्यकता हो तभी चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने बच्चों की शिक्षा में निरीक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए ऑनस्वांग विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बच्चों के किन गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों अवधान, अटेंशन, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन, और डी में है उपरोक्त सभी। तो जो ऑनस्वांग विधि है दोस्तों उसमें जो विधि का प्रतिपादन है वो बच्चों के इन सभी गुणों के विकास पर ध्यान देता है, अटेंशन पर भी, मेमोरी पे भी और इमेजिनेशन पर भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है टेलीविज़न में प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम अधिगम के किन विधियों को विकसित करते हैं? ऑप्शन है बालकों का स्वास्थ्य ज्ञान एवं सांस्कृतिक ज्ञान, गुण विषय बिंदुओं का सरल प्रस्तुतिकरण और सामान्य ज्ञान संवर्धन। डी में है उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों जो टेलीविज़न पे शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रसारित किया जाता है बालकों से संबंधित, वो बालकों के हेल्थ से संबंधित होता है। हेल्थ के संबंधित ज्ञान दिया जाता है, कल्चरल नॉलेज दिया जाता है, सांस्कृतिक ज्ञान भी दिया जाता है। गुण विषय बिंदुओं का जो है वो सरल प्रस्तुतिकरण होता है। कुछ जो जटिल समस्याएं होती है उसको सरल ढंग से कैसे हल किया जाता है उसका भी प्रस्तुतिकरण दिखाया जाता है। और सामान्य ज्ञान का संवर्धन होता है, जो जनरल नॉलेज होता है उससे संबंधित बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो पेश किए जाते हैं जिससे बच्चों का ज्ञान, जीके नॉलेज जो होता है वो बढ़ता है, उसका संवर्धन होता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार व्यक्तित्व का विकास में सर्वाधिक योगदान किन तत्वों का होता है?
यहाँ आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें भी जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है, और ओल्ड सिलेबस जो 2016 का है उसमें भी आपको जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है। अगर सिलेबस चेंज भी किया जाता है तो आपको जीन पियाजे का सिद्धांत एनी हाउ पढ़ना ही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपका ऑप्शन दिया गया है खेल एवं संवेग, प्ले एंड इमोशन। दूसरा है चेतन एवं अचेतन मन, संवेग और उपरोक्त सभी। आंसर है दोस्तों आपका जो सभी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने विकास के सभी तत्वों पे ध्यान दिया है। खेल एवं संवेग पे भी दिया है, चेतन एवं अचेतन मन के ऊपर भी ध्यान दिया है, और संवेग पे भी दिया है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ एक बात समझा देना चाहती हूँ दोस्तों कि जो संवेग है, संवेग पे आधारित जीन पियाजे का जो केस स्टडी है उसी पे आधारित है। तो संवेग जो होता है दोस्तों ये भावनात्मक है, भावना से जुड़ी हुई, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, दुख है। तो इस टर्म को समझना ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिर संवेग क्या होता है। तो संवेग से भावना का संबंध है, और भावना में क्या क्या हो सकता है ये मैंने आपको समझा दिया। इन्हीं तत्वों को लेकर जीन पियाजे ने केस स्टडी किया था। तो उनके केस स्टडी में खेल, संवेग और चेतना और अचेतना सभी तत्व शामिल हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। जो कथन सही नहीं है उसको चयन करना है, उसको चुनना है। आपका कथन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है बुद्धि जन्मजात एवं वंश परंपरा से प्राप्त हुई शक्ति है जो हमेशा बालक में निहित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है एवं वंश परंपरा से प्राप्त होती है, यानी इसमें हेरिडिटी का रिलेशन रहता है। जैसा आपका वंश रहेगा, वंश में जैसी बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे वैसा आने वाले वंश में यानी बालक में हस्तांतरित होगा। ये आपका सही है। तो यहाँ पे आपको असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, ये तो कथन सत्य है, तो असत्य वाला हम लोग देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जितना विद्वान होता है उतना ही बुद्धिमान भी होता है। ये सही नहीं है कि जो व्यक्ति जितना विद्वान होगा उतना ही बुद्धिमान होगा। बुद्धि और विद्वता का संबंध एक दूसरे से अलग है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यक्ति में उपस्थित बुद्धि के विशिष्ट तत्व एस फैक्टर में कौन सा लक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो लक्षण नहीं होता और 3 में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन है विशिष्ट तत्व अर्जित किया जाता है या जन्मजात नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो विशिष्ट तत्व होते हैं, जो ज्ञान होता है, जो आपका स्किल होता है, वो जन्मजात नहीं होता है, हम लोग उसे अर्जित करते हैं। और दूसरा है आपका जिस व्यक्ति में जिस विषय का विशिष्ट तत्व अधिक होता है वह उस विषय का विशेषज्ञ होता है। बिल्कुल सही है। अगर मुझ में लेखन क्षमता ज़्यादा है, सोचने की, तो कल्पना करने की, तो हम उसे लेखक बनेंगे, हम सोच कर लिखेंगे। तो या फिर जिसमें इंजीनियरिंग के प्रति टेक्निकल लगाव ज़्यादा होता है वो इंजीनियर बनता है। तो इस तरह से ये आपका जो कथन है ये भी आपका जो है सो सही है। आपका तीसरा है सभी व्यक्तियों में विशिष्ट तत्व एक समान होते हैं। बिल्कुल नहीं है कि विशिष्ट तत्व जो होता है व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि हर व्यक्ति में विशिष्ट तत्व जो होता है अलग अलग मात्रा में होता है, अलग अलग तरह का होता है। इसलिए ये जो आपका है ये आपका विशिष्ट तत्व के लक्षण नहीं हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे। आपका ऑप्शन दिया गया है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीक़ों से नियंत्रित कर सके। दूसरा है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और डी में है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो जो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में बड़े समवयस्कों के साथ अंतर्क्रिया करने के लिए इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीखे, सामाजिकता की भावना जो है उस कौशल को उसमें विकसित हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निर्योग बच्चा उसको बोलेंगे वो दोस्तों जो डिसेबल चाइल्ड होंगे। ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए,
ये बिल्कुल गलत है। जो डिजेबल चाइल्ड हैं उससे प्रवेश परीक्षा तो बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरा आपका दिया हुआ है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। अन्य विद्यार्थी से भी अलग नहीं रखेंगे, उसे भी समावेशित शिक्षा देंगे, सभी बालकों के साथ देंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका सहकारी योजना, कोलैबोरेटिव प्लान्स विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये भी आपका इससे संबंधित नहीं है। चौथा है आपका ऑप्शन, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। विशेष विद्यालय में ऐसे बच्चे को भेजने से उससे संबंधित जो शिक्षा होता है उसको समाज के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, दैनिक कार्य को करने के लिए वो बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, एस प्रेसी, कार्ल गुस्टाव जूंग, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, एस प्रेसी। नेक्स्ट है दोस्तों, समस्या की प्रकृति है। अपूरित इच्छाओं से उत्पन्न तनाव, मानसिक चिंतन, एक अनुत्तरित प्रश्न, उपरोक्त सभी। तो समस्या की जो प्रकृति होगी, उसका जो पैटर्न होगा किस तरह का होगा, तो आप अपूरित इच्छाओं से उत्पन्न तनाव, मानसिक चिंतन भी होगा, एक अनुत्तरित प्रश्न भी होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, कोहलर, C.E. स्किनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। ये सभी बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। इसके जो कथन हैं हमेशा एग्ज़ाम में, टेट वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 से 2। तो ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं इनके कथनों को ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, C.E. स्किनर। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के वैज्ञानिक विवेचन की पुस्तक हाउ टू थिंक के लेखक हैं? ऑप्शन है जॉन डीवी, J.V. वॉटसन, J.S. रॉस, जेम्स सली। आपका आंसर होगा दोस्तों जॉन डीवी। नेक्स्ट है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, कहाँ से? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, परिवार से आदमी शुरू करता है, बच्चे शुरू करते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, और इन सभी को मिलाकर वो एक समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से। नेक्स्ट है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? सही कथन को चुनना है। पहला आपका दिया समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। दूसरा आपका दिया हुआ है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वृद्धि लिख दिया है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्त तार्किकता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी आपका सही है। ये भी आपका तीनों जो दिया गया है कथन दोस्तों वो सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया अधिगम को बल देती है? पहला है मौखिक अभ्यास, दूसरा है पुनरीक्षण, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यक्ति का व्यवहार अधिगम के नियमों के द्वारा नियंत्रित एवं रूपांतरित किया जा सकता है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, वॉटसन। आपका आंसर होगा दोस्तों स्किनर। स्किनर बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इसके कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संवेग। नेक्स्ट है दोस्तों, संवेग और प्रत्यक्षीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका संज्ञान, संवेग, प्रबलता, प्रेरणा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों संज्ञान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संवेग है? आपका ऑप्शन है भय, क्रोध, घृणा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो दिए हैं भय, घृणा, क्रोध, सारे संवेग के रूप हैं दोस्तों, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुखद संवेग है? आपका ऑप्शन है वात्सल्य, आमोद,
कीर्तिभाव, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी संवेग हैं वो सुखद हैं। वात्सल्य मीन्स अपनापन जाहिर होता है। तो ये सारे जितने आपके ऑप्शन दिए हैं आमोद और कीर्ति बहुत सारे सुखद संवेग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वह कौन सा संवेग है जिससे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। आपका ऑप्शन है कीर्ति भाव, क्रोध, घृणा, वात्सल्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोध। क्रोध में व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान उसको नहीं रहता है क्रोध में। क्रोध ऐसा संवेग है जिसमें व्यक्ति उचित और अनुचित का फर्क नहीं कर पाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध। नेक्स्ट है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ दोस्तों 125, 80, 120, 100। तो उसकी मानसिक आयु होगी दोस्तों 125। ऐसे बच्चों की आयु होगी 125, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं अतः आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। ऑप्शन है कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्ति की जैविक आवश्यकता है। ऑप्शन ए है भूख और प्यास, नींद और काम प्रवृत्ति, मलमूत्र का त्याग, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो जैविक आवश्यकता है, इसको पूरा करना एनी हाउ है। नहीं करने से व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है। ए है दूसरों पर आधिपत्य जमाने की आवश्यकता, विवाह करने की आवश्यकता, धन कमाने की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर सामाजिक आवश्यकता के बारे में पूछ रहा है तो व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने की आवश्यकता होगी, व्यक्ति की विवाह करने की भी आवश्यकता होगी और धन कमाने की भी आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बालकों के व्यवहारों का विकास निर्भर करता है आनुवांशिक गुणों पर, पर्यावरण पर, प्रशिक्षण एवं अभ्यास पर, उपरोक्त सभी पर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी पर। बालक का व्यवहार में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है और चेंजेस होते हैं वो आनुवांशिक गुण पर डिपेंड करता है, पर्यावरण पर और प्रशिक्षण अभ्यास से उस पर निखार आता है। नेक्स्ट है दोस्तों वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, बुद्धि सबसे अधिक, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति सबसे अधिक और व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है। आपका ऑप्शन है दोस्तों क्रो एवं क्रो, न्यूमैन और फ्रीमैन, स्किनर, J.S. रॉस। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूमैन और फ्रीमैन। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो हम लोग पहले जानते हैं दोस्तों कि आत्मा का अध्ययन जो है वो प्राचीन मनोविज्ञान का अर्थ था। आज के जो वर्तमान में आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है वह व्यवहार का अध्ययन है। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है बच्चे नेत्रों से ज्ञान की कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं। आपका ऑप्शन है 60%, 70%, 84% और 91%। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 84%। 84% जो ज्ञान है वो बच्चे अपने आँखों से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने बाल विकास का 30 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है सामान्य हिंदी से, यहाँ पर से आपके 15 प्रश्न रहेंगे 15 नंबर के। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों सम उपसर्ग से बना है। ऑप्शन है संयोग, सुकर्म, स्वयंसेवक, संतान। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयोग। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न 32 से 33 तक। नीचे कुछ वाक्यांश और वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प चयन करना है। और आपका प्रश्न है जिसे बुलाया न गया हो। ऑप्शन है अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत।
आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिथि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो क्या कहलाती है? ऑप्शन है नर्तकी, नटी, और ऑप्शन सी है अभिनेत्री, और डी में है नायिका। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेत्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संतोष का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सह प्लस तोष, सन प्लस तोष। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सम प्लस तोष। नेक्स्ट है, समास शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। आपका आंसर होगा दोस्तों समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है दोस्तों, जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पे स्ट्रेस डालना है। जलद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? आपका ऑप्शन है घन, वारिद, अंबर, बलाहक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबर। अंबर जो है ये आपका जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है आपका निर्देश प्रश्न 37 से 38 तक। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द को चुनिए। आपका क्वेश्चन है, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से डैश प्रयास किया। ऑप्शन है यथासंभव, यथाशीघ्र, यथामान्य, यथा योग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यथासंभव प्रयास किया, जितना उससे हो सका उसने प्रयास किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरिजन बस्ती में भाषण करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुणों में डैश एक महान गुण है। ऑप्शन है उदारतापन, उदारतावान, उदारता, उदारनिष्ठ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उदारता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण क्या है उसके बारे में आपसे सवाल किए जा रहे हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि भाषा जो शिक्षण है वो प्रेरणा भी देता है, क्रिया द्वारा सीखने का भी सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा के, शब्द रचना का ज्ञान करा के, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्देश आपका दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 42 के संदर्भ में इस पद्यांश को पढ़ें। इस पद को पढ़ना है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा? धनुष से जो छूटता है बाण, कब भाग मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का भी वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा? बस वही है पाथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। पद्यांश को पढ़ लेना है दोस्तों, और जो आपका क्वेश्चन किया जा रहा है पद्यांश के अनुसार आपको सही विकल्प को चुनकर आंसर देना है। आपका प्रश्न है, सच्चा पथिक कौन है? ऑप्शन है जो अपने पथ पर निरंतर अग्रसर हो, जो बहुत यात्राएं करता हो, जो पथिक हमेशा सत्य बोलता हो, जो सही रास्ते पर चलता हो। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो अपने पथ पर निरंतर अग्रसर हो। नेक्स्ट है, पथ के कंटक को सुमन मानने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है दुर्गम को भी सुगम मानना, फूल में कांटे होते ही हैं, पथ पर कांटों के अलावा कुछ मिलता नहीं, उपयुक्त कोई नहीं। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुर्गम को भी सुगम मानना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का नाम निम्न में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिंधु। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान करें। ऑप्शन है सोमवार, सूर्य, जलेबी, फाल्गुन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जलेबी। नेक्स्ट है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण को पहचानें। ऑप्शन है नया, पाँच, सौंदर्यता और सुंदर। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेक्शन जो है दोस्तों आपका इंग्लिश लैंग्वेज का शुरू होता है। इससे भी आपके
15 प्रश्न रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। 15 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखिए दिया गया डायरेक्शन 46 to 47। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड blacken the vowel corresponding to the appropriate letter ABC. If a sentence is free from error, blacken the vowel corresponding to D in the answer sheet। आपको कहा जा रहा है कि सेंटेंस दिया जा रहा है पार्ट पार्ट में डिवाइड करके, उसमें ABCD है। कौन से सेंटेंस के किस पार्ट में आपको गलती नज़र आती है उसको टिक करना है, और कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी में आपको क्लिक करना है जो नो एरर वाले हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। आपका क्वेश्चन है द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे, नो एरर। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एरर है, वहाँ पे आपको सुधार करना है। नेक्स्ट है ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, नो एरर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ही एडवाइज्ड मी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन है 48 to 49। सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैकेंस टू द फील्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड एज 4 alternatives are suggest from each question. Choose the correct alternative out of the 4 and indicate it by blackening the appropriate vowel in the answer sheet। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें ऑप्शन में से एक सही वर्ड को चुन के आपको वहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना है। आपका क्वेश्चन है ही डैश मी फॉर नेग्लेक्टिंग माई ड्यूटी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिप्राइमेंडेड। नेक्स्ट है द बेबी हैज़ बीन डैश टू बी फेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नोबडी इज पेइंग एनी अटेंशन। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्लैमरिंग। नेक्स्ट है Directions 50। A sentence, a part of the sentence is underlined below or given alternatives to the underlined part ABC which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. Mark your answer in the answer sheet। Question है I really enjoyed the way the fashion show was executed and I also very much liked its theme। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इट्स थीम कॉन्वेयर्ड। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन है डायरेक्शन 51। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। कहा जा रहा है कि आपका क्वेश्चन दिया गया, एक वर्ड दिया रहेगा, उससे आपका जो मिलता जुलता बेस्ट एक्सप्रेस वाला मीनिंगफुल रहेगा, उसी से मिलता जुलता मीनिंग जो ज़्यादा अच्छा से उस मीनिंग को एक्सप्रेस करे वैसे वर्ड को चुनकर आपको आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है दोस्तों रिडंडेंट। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुपरफ्लुअस। आंसर है दोस्तों सुपरफ्लुअस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 52। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। नेक्स्ट है दोस्तों एनलाइटेंड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इग्नोरेंट। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 53। 4 वर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड फेल। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। जो करेक्ट है उसको आपको यहाँ पे चूज करके लिखना है। आपका यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों 53 का सुवनीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शंस इन क्वेश्चंस नंबर्स 54। आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग द एप्रोप्रिएट वॉवल इन द आंसर शीट। क्वेश्चन है टू ट्राई द सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 अदर पार्टीज। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मीडिएट। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 55। 4 alternative are given for the
idiom phrase underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase and mark it in the answer sheet. कहा जा रहा है कि आपको एक फ्रेज मुहावरा दिया जा रहा है, उसमें से आपको जो अच्छे से उसकी मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है आपको ऑप्शन में से चुन के लिखना है. तो आपका क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइज टू द विनर्स. आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट है डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 56 to 60. You have a brief passage with 5 questions following each passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives and mark it in by blackening the appropriate all in the answer sheet. कहा जा रहा है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको केयरफुली पढ़ना है. पैसेज के अनुसार आपको आंसर करना है 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को. आपका पैसेज है द term tsunami is a Japanese word meaning horror wave. It is the natural phenomenon consisting of a series of large waves generated when water in a lake or the sea is rapidly displaced in a massive scale. Earthquakes, landslides, volcanic eruptions all have the potential to generate a tsunami. Early morning on December 26, 2004, a massive earthquake of 9 on the Richter scale off the coast of Sumatra in the Indian Ocean triggered a series of lethal tsunamis. They struck the shores of Indian Ocean nations like Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, India, Bangladesh and the Maldives and created unprecedented devastation. Even the far-flung countries like Somalia, Kenya and Tanzania in Eastern Africa were not spared. This is the deadliest tsunami in recorded history and is considered the worst natural calamity the earth has ever witnessed. The tsunami fury left trails of death and destruction all around, killing nearly 3 lakh people and leaving millions homeless and missing. Many people become maimed for life. The death toll was more than 1,70,000 in Indonesia alone, 38,000 in Sri Lanka and nearly 5,000 in Thailand. Most of the dead were locals, but hundreds of vacationing foreigners also perished, mostly in Phuket in Thailand. In India, about 19,000 people lost their lives. In some places, the waves were as high as 50 to 60 feet. In many places, villages were wiped out, boats and vehicles thrown up on trees. An Indian Air Force base in Car Nicobar was completely devastated and 100 airmen were killed. Many parts of South Car Nicobar Island went fully underwater. Many coastal areas of Andhra Pradesh and Kerala also suffered a lot. The tsunami underlines the need for having a global tsunami monitoring system which at present is not there in countries like Japan. Some measures have been taken to reduce the damage caused in the shores by building high tsunami walls in front of coastal areas. While science has conquered nature in many ways, the tsunami of 2004 proved that is supreme in this unequal battle.
ऑप्शन है आप क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द नेशंस दैट सुनामी ऑफ 2004 स्ट्रक वाज। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मलेशिया। नेक्स्ट है द टोटल डेथ टोल आफ्टर द सुनामी वाज। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेनी पार्ट्स ऑफ डैश सबमर्ज अंडर वाटर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन सी सॉर्थन टिप ऑफ कार निकोबार। नेक्स्ट है द सुनामी एम्फेसाइज द। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीड टू बिल्ड सुनामी मॉनिटरिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है दोस्तों द मीनिंग ऑफ सुनामी। आंसर होगा दोस्तों हर्बर वेव्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका दोस्तों सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी। जिन्होंने सोशल स्टडी पेपर रखा होगा उनके लिए है। यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। आपका क्वेश्चन है पहला, M.F. हुसैन थे एक विख्यात। ऑप्शन है संगीतज्ञ, चित्रकार, खिलाड़ी, लेखक। आपका आंसर होगा दोस्तों वो चित्रकार थे हुसैन साहब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन है लघु व विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि व उद्योगों की एक साथ वृद्धि, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, निर्धन व अमीरों का सह अस्तित्व। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। निजी भी हो और जहाँ सार्वजनिक भी हो, सरकारी भी हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है जनेवा, लंदन, वियना, रोम। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गोपीनाथ बोरोदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गोवा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुवाहाटी। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, दूसरा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के कारण ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर स्थित है। ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, कृष्ण नदी पर, पेन गंगा नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृष्ण नदी पर। नेक्स्ट है गुले नगमा पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी, गुलबदन बेगम, रोशन आरा। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट है सार्थवाह किसे कहते हैं। ऑप्शन है दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थ यात्रियों को। आंसर होगा दोस्तों व्यापारियों के काफिला जो होता है उसको हम लोग सार्थवाह कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। आपका आंसर होगा दोस्तों शरावती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों सूरीनाम की राजधानी कहाँ है। परामरीबो, सांतियागो, साओ पाउलो, रोसेऊ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परामरीबो। नेक्स्ट है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। आपका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ।
ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गोवा। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट है दोस्तों खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1984, 1985, 1987, 1988। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1985। नेक्स्ट है किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 2003। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन है मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या फिर चंबल घाटी। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंबल घाटी। नेक्स्ट है 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्राज़ील। नेक्स्ट है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त किया जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों वो किए जाते हैं आपके राज्य के। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत। जब राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। वो किया गया था दोस्तों ऑप्शन सी है नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यक्ति सुप्रसिद्ध सरोद वादक है? तो आपका ऑप्शन है पंडित VG योग, चित्ती बाबू, यू लतीफ़ अहमद, यू अमजद अली। आंसर होगा दोस्तों अमजद अली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला आपका है लोकसभा एवं राज्यसभा, दूसरा आपका ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी में है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो यहाँ एकदम याद रखने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय संसद तभी पूरा होता है जब दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और उसमें राष्ट्रपति होता है। यानी भारतीय सदन का सदस्य जो आप कह सकते हैं वो 3 अंग हैं आपके, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल है, पत्रकारिता है, चिकित्सा है या समाज सेवा? आपका आंसर होगा दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है दोस्तों वो है बड़ा निकोबार द्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 दिया गया, ये सही नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है दोस्तों वो है 1974 से 1978, ये सही है। आपका नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लज्जा बहुत फेमस हुआ था जिस समय ये बुक लिखा गया था। ये जो तस्लीमा नसरीन है ये बांग्लादेश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो हैं थे दोस्तों वो थे आपके प्राकृत भाषा में। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी PC महालनोबिस। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं महालनोबिस, इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों
वो आरंभ किया गया था आपका 1901 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? किसने अंग्रेजों की ज़्यादा सहायता की? ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के बहुत हेल्प किए थे 1857 के युद्ध में। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? आपका ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है लेकिन ये डेट नहीं पूछा जाता है। 1765 के बारे में ईस्वी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आपका ऑप्शन है दोस्तों 27, 28, 29, 30। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट है बहामास की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नसाउ, ऑप्शन ए नसाउ। नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है? आपको ऑप्शन है जिसमें आयात नहीं होते, जिसमें निर्यात नहीं होते, जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते, जिसमें आयात तथा निर्यात दोनों होते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो होता है दोस्तों उसमें ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है, यानी बाहरी देश से किसी तरह का लेन देन नहीं होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंद अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ना हम दूसरे देश जाएंगे ना दूसरे देश को हम अपने घर आने देंगे, यानी दरवाज़ा बंद दूसरे देशों के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह। लेह में बहुत कम वर्षा होती है और चेरापूंजी में तो ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, या फिर आपका दिया है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का लागू करने का कह रहे थे इन्होंने। जो बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, वो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला स्तर पर, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर, तीनों स्तर पर। नेक्स्ट है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहला बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। आपका ऑप्शन है 1987 के, 1988 के, 1989 के, 1990 के। आंसर होगा दोस्तों 1989 के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? आपका दिया गया उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कोयल जो है दोस्तों वो हमारे राज्य झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट है हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में, दिल्ली में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है हैदराबाद हाउस वो विशाखापट्टनम में है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बोहिनिया वेरीगेटा, जेकारांडा, मैसोसाफोलिया या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या टेक्टोना ग्रांडिस। तो जंगल की आग जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये झारखंड का जो है दोस्तों राजकीय पुष्प है। इस पेड़ में जो है दोस्तों वो लाल लाल कलर का फूल होता है, तो ऊपर से देखने पे लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी हो, इसीलिए इसको जंगल की आग भी कहते हैं। ये झारखंड में आपको बहुत आयत मात्रा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई या पारादीप या विशाखापत्तनम? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारादीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया, बुक्सा, जोनसारी या थारू? आपका आंसर होगा दोस्तों भूटिया लोग जो है, इसको घुमंतू भूटिया भी कहते हैं। ये लोग घूम घूम कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऋतु के अनुसार अपना जगह चेंज करते हैं, इसलिए इस ऋतु प्रवास का प्रचलन है भूटिया में। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, क्वाड्रेंट? तो आपका आंसर होगा दोस्तों रेडिएटर जो है वो मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करता है। नेक्स्ट है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था? जेल बियर्ड द्वारा, जी ब्रॉसा द्वारा, कार्ल बेन द्वारा या फिर जेम्स पकल द्वारा? तो आपका आंसर होगा दोस्तों जेम्स पकल द्वारा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको आंसर देना है। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमीर खुसरो सरोद वादक नहीं थे, इसका आपका रॉन्ग है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी? आपका आंसर होगा दोस्तों कार्टोग्राफी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी या अहमदाबाद? आपका आंसर होगा दोस्तों पटना। नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? आपका आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए या क्रमशः बढ़े या सहसा कम हो जाए या क्रमशः कम हो जाए? आपका आंसर होगा दोस्तों जब सहसा कम हो जाए तो तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। आंसर आपका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती? तो आपका आंसर होगा दोस्तों कावेरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कीरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संथाल। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हजारीबाग। नेक्स्ट है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पटसन, सनई, मेस्टा या निम्न में से इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सनई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है ये हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल, रन ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र जो हैं दोस्तों वह हैं आपके पंजाब और तमिलनाडु का क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में संथाली का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को एक बार मैं संथाली का क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप लोग इसको वहाँ हम लोग दे देंगे आपको, टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और ख़ुद से इसको कर लीजिएगा। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त किया जाता है और हमारे चैनल पे आज जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी में लगे रहिए। सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को एक बहुत ही पुख्ता मुकाम अता करिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।